गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे मॉडल क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो पेपर जारी किया है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2020-21 के लिए। पिछले पार्ट्स में हमने 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 8 जो मॉडल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो। सेल्स दी है 3 लाख रुपीज की, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास आइटम गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? सेल्स 3 लाख रुपीज की, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ये गिवन है। अब इन फिगर के आधार पर सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स यहाँ पर गिवन है 3 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, तो 3 लाख में 50,000 लेस करेंगे तो 2,50,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग हमारे को दिया है 40,000, क्लोजिंग दिया है 60,000, तो 40,000 में 60,000 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एवरेज स्टॉक भी है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो 2,50,000 इसको डिवाइड करेंगे 50,000 से तो 5 टाइम। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 5 टाइम्स आंसर। तो क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। पर्टिकुलर्स 2015 अमाउंट दिया है रुपीज़ में, 2016 रुपीज़ में अमाउंट दिया है। सबसे पहले दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। 2015 में है 1 लाख का, 2016 में हो गया 2,50,000। डेटर्स जो हैं 70,000 एंड 60,000 के हैं। बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 एंड 22,500 के हैं। क्रेडिटर्स 40,000 एंड 25,000 के हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,800 एंड 2,000 के हैं। एक्रूड इनकम 5,000 एंड 6,000 की है। बिल्स पेएबल 55,000 एंड 40,000 की हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ साथ आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दी हुई है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो कैश जाता है, डिक्रीज हो तो कैश आता है। लायबिलिटीज में उल्टा होता है, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो कैश आता है, कम हो तो कैश जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी आइटम ऐड होगी, कौन सी लेस होगी। फिर मैं बताऊंगा कि इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर वो कैसे निकले, क्योंकि 2015 में हमारे पास 1 लाख का था, 2016 में हो गया 2,50,000। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 1,50,000 कमाए। इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ, कैश आया। अगर 2015 में 2,50,000 होता एंड 2016 में 1 लाख होता तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह क्या था? नेट लॉस। और फिर हमने उससे करना था कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम डेटर्स। तो डेटर थे 70,000, फिर रह गए 60,000। इसका मतलब जो डेटर है उसमें क्या आई? कमी। तो एसेट्स का कम होना, कैश का आना, तो इसको हम 10,000 को भी ऐड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल्स ये भी हमारी एसेट्स है। पहले 20,000 की थी, अब होगी 22,500। तो एसेट्स बढ़ी, कैश गया, तो 2,500 हम क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पहले थे 40,000, फिर रह गए ये 25,000 के। तो इसका मतलब जो करंट लायबिलिटीज़ है वो आपकी कम हुई। लायबिलिटीज़ का कम होना मतलब पेमेंट करना, कैश का जाना। तो आउटफ्लो होगा तो 15,000 को आप लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो है 1,800 की, फिर 2,000 की। तो इसका मतलब 200 से क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। तो करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज होना, कैश का आना। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, जो 5,000 की थी अब कितनी हो गई? 6,000 की। तो अब ये जो इनकम है ये बढ़ी, तो ये हमारी करंट एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना, कैश का जाना, तो 1,000 हमारा माइनस हो जाएगा, इससे कैश आउटफ्लो हो गया। लास्ट में बिल्स पेएबल जो दिए हैं 55,000 और फिर रह गए 40,000।
तो इसका मतलब बिल्स पेबल क्या हो गए, कम। कितनी वैल्यू कम हुई, 15,000। तो करंट लायबिलिटीज का कम होना, कैश का जाना, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। तो जो मैंने आपको अब ऐड बताया वो ऐड होंगे, जो माइनस हो माइनस होंगे। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन 21 और टॉप में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स और रुपीज, रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा रुपीज में। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, इससे इनफ्लो हो रहा है। ऐड कर देंगे हम डिक्रीज इन डेटर्स, कैश आ रहा है। लेस कर देंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स 2,500 के। लेस कर देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 15,000 के। ऐड कर देंगे हम इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 के। एंड लेस कर देंगे इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 1,000। एंड लेस कर देंगे फिर डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 15,000। तो ये आपको मैंने बता दिया क्यों ऐड और क्यों लेस करनी। फिर हम 1,50,000 प्लस 10,000 और प्लस 200 इनको हम प्लस करेंगे। और इसके बाद जो है जो माइनस माइनस वाले उनको अलग करेंगे। तो माइनस वाले जो जिनसे आउटफ्लो हुआ है 2,500, 15,000, 1,000 एंड 15,000 इनको अलग करेंगे। तो ज़्यादा जो फिगर है वो किस चीज़ की है, वो प्लस की है। तो हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,26,700। और इसको फिर हम आउटर कॉलम में भी क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये हमारे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो हो गए सॉल्व। तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने करवा दिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के, जो जारी किया था हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2020-21 के लिए। अब हम एक और देख लेते हैं जिसमें हमने बैलेंस शीट में हेडिंग और सब हेडिंग आइटम्स के बताने हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे को गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16। राइट व्हाट हेडिंग विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास आइटम्स है। तो सबसे पहले दिया है लाइव स्टॉक, ऑथराइज्ड कैपिटल, थर्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड फोर्थ दिया है शेयर प्रीमियम। तो 4 आइटम है। इनका आपको हेडिंग बताने के लिए कहा है। तो मैं आपको इनका हेडिंग के साथ साथ इनका सब हेडिंग भी बताऊंगा। तो आपने अब कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, तो उसको मैं बताता हूँ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख देंगे, जितने भी आपको नंबर दिए थे 4 दिए हमारे पास, तो 1 2 3 4। फिर आइटम लिख देंगे हम, आइटम के बाद हेडिंग हो जाएगा और हेडिंग के बाद सब हेडिंग। अर्थात ये जो आइटम है ये किस हेडिंग और सब हेडिंग में आएगी बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले दिया है लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक होता है पशुधन, जो हमारे पास पशु होते हैं, जानवर होते हैं पशु, ठीक है। तो वो जो हैं वो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंडर, वो हमारी स्थायी संपत्ति है। तो इनका मेन हेडिंग होता है फिक्स्ड एसेट्स और सब हेडिंग हो जाता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसलिए इनका हेडिंग हो गया फिक्स्ड एसेट्स और सब हेडिंग टेंजिबल एसेट्स। सेकंड है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जितनी भी कैपिटल है, चाहे वो ऑथराइज्ड है, चाहे इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, तो इनका होता है शेयर होल्डर फंड। और ये सभी कैपिटल आती है शेयर कैपिटल में। तो सब हेडिंग हो जाएगा शेयर कैपिटल और मेन हेडिंग हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है वो आपको बता देता हूँ मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने रिजर्व हैं वो सारे के सारे आते हैं, सरप्लस आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर लॉस हो तो फिर माइनस हो जाते हैं। अगर हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो वो भी क्या हो जाती है, लेस। तो ये आपको बता दिया मैंने। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसका मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड एंड सब हेडिंग शेयर कैपिटल। अब अगला है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो इसका हेडिंग हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, लेकिन इसका जो सब हेडिंग है वो आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट। क्योंकि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपको फिर से बता देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व, ऑल प्रॉफिट और सरप्लस, इनको हम प्लस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारा कोई लॉस है तो वो भी शेयर होल्डर का ही होता है, मालिकों का होता है, तो उनको क्या किया जाएगा, लेस। तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इसका मेन हेडिंग होगा शेयर होल्डर फंड और इसका सब हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया जाएगा, लेस। मतलब सरप्लस में, रिजर्व में इसको डिडक्ट किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा क्योंकि लॉस है। अब फोर्थ नंबर पे है शेयर प्रीमियम। तो इसका भी मेन हेडिंग होता है शेयर होल्डर फंड, क्योंकि जब प्रीमियम पे आप शेयर करते हैं तो शेयर होल्डर को क्या होती है, इनकम, तो ये ऐड होते हैं। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो बताया, इससे क्या होता है, नुकसान, तो ये लेस होते हैं। तो जो शेयर प्रीमियम है उसका हेडिंग हो गया शेयर होल्डर फंड और इसका भी सब हेडिंग क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में इनको क्या कर दिया जाता है, ये ऐड कर दिया जाता है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।